हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JSK फार्मेसी चैनल। आज हम बात करेंगे डिफ्लाज़कोर्ट के बारे में और डिफ्लाज़कोर्ट को किस बीमारी में इसका यूज करें, इसकी साइड इफेक्ट्स और किस बीमारी में इसका उपयोग ना करें, इसके बारे में आज बात करेंगे। डिफ्लाज़कोर्ट का उपयोग एडल्ट और 2 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बच्चों में डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी DMD, एक प्रगतिशील बीमारी जिसमें मांसपेशियां ठीक से काम नहीं करती हैं, इसके इलाज के लिए किया जाता है। डिफ्लाज़कोर्ट कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स नामक दवाओं के एक वर्ग में है। यह सूजन को कम करके और प्रतिरक्षा प्रणाली के काम करने के तरीके को बदलकर काम करता है। पहले हम बात करते हैं पेडियाट्रिक्स के लिए यूज की जाने वाली सिरप के बारे में। पेडियाट्रिक्स यूज के लिए डिफ्लाज़कोर्ट 6 mg में सिरप फॉर्म में उपलब्ध है। अब बात करते हैं एडल्ट के लिए यूज की जाने वाली टैबलेट के बारे में। एडल्ट के यूज के लिए डिफ्लाज़कोर्ट 6 mg, 12 mg, 24 mg और 30 mg के डोज में टैबलेट फॉर्म में उपलब्ध है। यह शरीर में ग्लूकोकोर्टिकोइड के स्तर को बढ़ाता है और सूजन पैदा करने वाले पदार्थों के निर्माण को कम करके काम करता है और प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा शरीर को होने वाली स्वयं की क्षति को रोकने के लिए प्रतिरक्षा को दबाता है। अब बात करते हैं डिफ्लाज़कोर्ट के यूज के बारे में। तीव्र अंतरालीय नेफ्राइटिस, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, जिसे ट्यूबलोइंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस के रूप में भी जाना जाता है, गुर्दे के क्षेत्र की सूजन है जिसे रीनल इंटरस्टिटियम के रूप में जाना जाता है, जिसमें कोशिकाओं, बाह्य कोशिकीय मैट्रिक्स और रीनल नलिकाओं के आसपास के तरल पदार्थ का एक संग्रह होता है। इसे आंतों के नेफ्राइटिस के रूप में भी जाना जाता है। इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस विभिन्न प्रकार के संकेतों और लक्षणों के साथ उपस्थित हो सकता है। इनमें से कई गैर विशिष्ट हैं। बुखार सबसे आम है, जो 30 से 50% रोगियों में होता है, विशेष रूप से दवा प्रेरित अंतरालीय नेफ्राइटिस वाले रोगियों में। अन्य सामान्य लक्षण जो अलग अलग आवृत्ति के साथ होते हैं, उनमें मतली, उल्टी, थकान, भूख न लगना और वजन कम होना शामिल हैं। अधिक विशिष्ट लक्षण जैसे पेट में दर्द, पेशाब करते समय दर्द और मूत्र में रक्त दिखाई देना, साथ ही उच्च रक्तचाप जैसे लक्षण निदान के लिए संदेह बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। तीव्रग्राहिता, एनाफिलेक्सिस एक गंभीर, संभावित रूप से घातक एलर्जी प्रतिक्रिया और चिकित्सा आपात स्थिति है जो तेजी से शुरू होती है और साइट पर आपातकालीन दवा के उपयोग की परवाह किए बिना तत्काल चिकित्सा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। यह आम तौर पर निम्नलिखित में से एक से अधिक का कारण बनता है। खुजलीदार दाने, सूजन के कारण गला बंद होना, जो सांस लेने में बाधा डाल सकता है या रोक सकता है। गंभीर जीभ की सूजन जो सांस लेने में बाधा उत्पन्न कर सकती है या रोक सकती है। सांस की तकलीफ, उल्टी, चक्कर आना, चेतना की हानि, निम्न रक्तचाप और चिकित्सीय झटका। ये लक्षण आम तौर पर मिनटों से लेकर घंटों में शुरू होते हैं। क्रोहन रोग, क्रोहन रोग एक प्रकार का सूजन आंत्र रोग IBD है जो जठरांत्र संबंधी मार्ग के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकता है। लक्षणों में अक्सर पेट दर्द, दस्त, बुखार, पेट में फैलाव और वजन कम होना शामिल हैं। जठरांत्र संबंधी मार्ग के बाहर की जटिलताओं में एनीमिया, त्वचा पर चकत्ते, गठिया, आंखों की सूजन और थकान शामिल हो सकते हैं। डर्मेटोमायोसिटिस DM, डर्मेटोमायोसिटिस एक दीर्घकालिक सूजन संबंधी विकार है जो त्वचा और मांसपेशियों को प्रभावित करता है। इसके लक्षण आम तौर पर त्वचा पर चकत्ते और समय के साथ मांसपेशियों की कमजोरी का बिगड़ना है। ये अचानक घटित हो सकते हैं या महीनों में विकसित हो सकते हैं। अन्य लक्षणों में वजन घटना, बुखार, फेफड़ों में सूजन या प्रकाश संवेदनशीलता शामिल हो सकते हैं। इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा ITP, जिसे इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा या इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के रूप में भी जाना जाता है, ये पुरपुरा नामक लाल बैंगनी दाने के साथ होता है।
इससे रक्तस्राव का खतरा बढ़ जाता है। किशोर अज्ञात हेतुक गठिया JIA, जिसे पहले किशोर संधिशोथ JRA के नाम से जाना जाता था, बचपन की सबसे आम पुरानी आमवाती बीमारी है। इस संदर्भ में किशोर 16 वर्ष की आयु से पहले शुरू होने वाली बीमारी को संदर्भित करता है। JIA एक स्वप्रतिरक्षी, गैर संक्रामक, सूजन संबंधी संयुक्त रोग है, जिसका कारण अभी भी कम समझा जा सका है। यह पुरानी संयुक्त सूजन की विशेषता है। JIA बचपन के गठिया का एक उपसमूह है, लेकिन बचपन के गठिया के अन्य अधिक क्षणिक रूपों के विपरीत JIA कम से कम 6 सप्ताह तक बना रहता है, और कुछ बच्चों में यह आजीवन स्थिति रहती है। अतिसंवेदनशीलता, जिसे अतिसंवेदनशीलता प्रतिक्रिया या असहिष्णुता भी कहा जाता है, एक असामान्य शारीरिक स्थिति है जिसमें एंटीजन के प्रति अवांछनीय और प्रतिकूल प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया होती है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली में एक असामान्यता है जो एलर्जी और ऑटोइम्यूनिटी सहित प्रतिरक्षा रोगों का कारण बनती है। यह बाहरी वातावरण या शरीर के भीतर से कई प्रकार के कणों और पदार्थों के कारण होता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी MD दुर्लभ न्यूरोमस्कुलर रोगों का एक आनुवंशिक और नैदानिक रूप से विषम समूह है जो समय के साथ प्रगतिशील कमजोरी और कंकाल की मांसपेशियों के टूटने का कारण बनता है। विकार अलग अलग होते हैं, जैसे कि कौन सी मांसपेशियां मुख्य रूप से प्रभावित होती हैं, कमजोरी की डिग्री, वे कितनी तेजी से बिगड़ती हैं, और लक्षण कब शुरू होते हैं। कुछ प्रकार अन्य अंगों में समस्याओं से भी जुड़े होते हैं। रुमेटॉइड गठिया RA एक दीर्घकालिक ऑटोइम्यून विकार है जो मुख्य रूप से जोड़ों को प्रभावित करता है। इसके परिणामस्वरूप आमतौर पर जोड़ों में गर्मी, सूजन और दर्द होता है। आराम के बाद दर्द और जकड़न अक्सर बढ़ जाती है। आमतौर पर कलाई और हाथ शामिल होते हैं। आमतौर पर शरीर के दोनों तरफ समान जोड़ शामिल होते हैं। यह रोग त्वचा, आंखें, फेफड़े, हृदय, तंत्रिकाओं और रक्त सहित शरीर के अन्य हिस्सों को भी प्रभावित कर सकता है। इसके परिणामस्वरूप लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कम हो सकती है, फेफड़ों के आसपास सूजन हो सकती है और हृदय के आसपास सूजन हो सकती है। बुखार और कम ऊर्जा भी मौजूद हो सकती है। अक्सर लक्षण धीरे धीरे हफ्तों से लेकर महीनों तक सामने आते हैं। पॉलीमायल्जिया रूमेटिका PMR एक सिंड्रोम है जो दर्द या कठोरता के रूप में अनुभव होता है, आमतौर पर गर्दन, कंधों, ऊपरी बाहों और कूल्हों में, लेकिन यह पूरे शरीर में भी हो सकता है। दर्द अचानक हो सकता है या कुछ समय के बाद धीरे धीरे हो सकता है। सार्कोइडोसिस, जिसे बेस्नियर बोएक्शॉमैन रोग के रूप में भी जाना जाता है, एक बीमारी है जिसमें सूजन कोशिकाओं के असामान्य संग्रह शामिल होते हैं जो ग्रैनुलोमेटा के रूप में ज्ञात गांठ बनाते हैं। यह बीमारी आमतौर पर फेफड़ों, त्वचा या लिम्फ नोड्स में शुरू होती है। आंखें, लीवर, हृदय और मस्तिष्क कम प्रभावित होते हैं, हालांकि कोई भी अंग प्रभावित हो सकता है। नासूर के साथ बड़ी आंत में सूजन। अल्सरेटिव कोलाइटिस UC सूजन आंत्र रोग IBD के 2 प्रकारों में से एक है। दूसरा मुख्य प्रकार क्रोहन रोग है। यह एक दीर्घकालिक स्थिति है जिसके परिणामस्वरूप बृहदांत्र और मलाशय में सूजन और अल्सर होता है। सक्रिय रोग के प्राथमिक लक्षण पेट दर्द और रक्त मिश्रित दस्त हेमाटोचेजिया हैं। वजन में कमी, बुखार और एनीमिया भी हो सकता है। अक्सर लक्षण धीरे धीरे सामने आते हैं और हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकते हैं। अस्थमा, तीव्र या पुराना त्वचा रोग, संयोजी ऊतक रोग, लिम्फोइड ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, एकाधिक माइलोमा। इस प्रकार के ये सभी बैक्टीरिया को मारता है, जिसमें आपके लक्षणों को बेहतर बनाने में और इन्फेक्शन के इलाज में मदद मिलती है। डिफ्लाज़कोर्ट से आपको संक्रमण से लड़ने में मुश्किल हो सकती है,
अगर आपको बुखार या गले में खराश जैसे संक्रमण के कोई लक्षण हैं, तो अपने डॉक्टर को बताएं। इस दवा को लेने से पहले आप जो भी अन्य दवाएं ले रहे हैं, तो उनके बारे अपने डॉक्टर को बताएं। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को दवा लेने से पहले डॉक्टरों से परामर्श करनी चाहिए। डिफ्लाज़कोट सूजन, गंभीर एलर्जी, चल रही बीमारियों के बढ़ने पर और कई ऐसे अन्य समस्याओं में मदद करती है जिनमें सूजन कम करने या इम्यून सिस्टम के सप्रेशन की जरूरत होती है। इसका इस्तेमाल डॉक्टर द्वारा निर्धारित मात्रा या डोज से अधिक समय तक न करें। पेट खराब होने से बचने के लिए इसे भोजन के साथ लें। अपने डॉक्टर से बात किए बिना अचानक डिफ्लाज़कोट टैबलेट लेना बंद न करें, क्योंकि इससे आपके लक्षणों की अवस्था और भी खराब हो सकती है। अब बात करते हैं डिफ्लाज़कोट के साइड इफेक्ट्स के बारे में। डिफ्लाज़कोट के साइड इफेक्ट में भूख बढ़ना, वजन बढ़ना, बार बार पेशाब करने की इच्छा, कुशिंग सिंड्रोम, खांसी, मोटापा, नाक और गले में सूजन, श्वसन तंत्र के ऊपरी हिस्से में संक्रमण, असामान्य तरीके से बालों का बढ़ना जैसे साइड इफेक्ट शामिल है। इस दवा से होने वाले अधिकांश साइड इफेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती है और नियमित रूप से दवा का सेवन करने से साइड इफेक्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अगर साइड इफेक्ट बने रहते हैं या लक्षण बिगड़ने लगते हैं, तो अपने डॉक्टर से सलाह लें।